हेलो एवरीवन, आज से आप सभी के लिए मैं यहाँ पर एक नया प्रोग्राम प्रारंभ कर रहा हूँ और इसका उद्देश्य है समसामयिक विषयों के साथ साथ जीएस के विषयों का एक इंटीग्रेटेड वे में स्टडी करना, अर्थात एक ऐसे पढ़ने का तरीका जो न सिर्फ यहाँ पर आपको पढ़ना आसान हो, अलग अलग विषयों का एक साथ समावेशन करने में सक्षम हो, बल्कि इसके साथ साथ यहाँ पर देखा जाए तो आपको इसे वापस से मेमोराइज करने में, याद रखने में, इन्फोग्राफिक और चार्ट जो होता है उसके प्रयोग के माध्यम से इसे ईजी बनाना है। तो हम माइंड मैप को एक ऐसे कह सकते हैं कि प्रोस्पेक्टिव या एक ऐसी सीरीज के लेकर आ रहे हैं जिसके माध्यम से हम आपको एक इंटीग्रेटेड फ्लो चार्ट और ग्राफिक्स के माध्यम से नोट्स बनाना, उसको स्टडी करना, मेमोराइज करना और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के आपको सारी जानकारी सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से लेकर आएंगे। ऐसी वीडियो आपको वीक में एक बार यहाँ पर मैं लेकर आऊंगा जिसमें अलग अलग विषय हो सकते हैं, संगठन हो सकते हैं, योजनाएं हो सकती हैं, साथ ही आपको आयोग हो सकते हैं, साथ ही शिखर सम्मेलन हो सकते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ज़रूरी होंगे। तो आज के हमारे सत्र में ऐसे 4 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जिसमें से एक आयोग है, एक संगठन है, एक यहाँ पर सरकारी योजना है जिसको हम प्रोजेक्ट चीता के नाम से जानते हैं और एक यहाँ पर ऐसा ही सूचकांक है। तो चलिए यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। एक चीज़ और है, माइंड मैप का यूज़ हम यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी करेंगे ताकि यहाँ पे हम न सिर्फ यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों का उत्तर दे पाएं बल्कि मुख्य परीक्षा में यहाँ पे उत्तर लेखन को भी बेहतर बना पाएं। तो हमारा चलिए देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। ये देखिए, ये एक यहाँ पे ग्राफिक्स आप देख सकते हैं। पहला टॉपिक हमारा एक संगठन है जिसे हम कहते हैं एससीओ। ठीक है, एससीओ और भारत के हित के संदर्भ में लेकर एक यहाँ पर देखा जाए, हाल ही फिलहाल में यहाँ पर एक चर्चा हुई, एक यहाँ पे सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो हम यहाँ पे समझेंगे एससीओ संगठन के बारे में और उससे जुड़े तथ्यों को लेकर के। सबसे पहले देखिए चर्चा में क्यों है, तो भारत द्वारा यहाँ पर देखा जाए संघाई सहयोग संगठन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे एससीओ कहते हैं, का वर्चुअल शिखर सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया गया और इसका एक विशेष पहलू ये रहा, यहाँ पे ईरान एक नए सदस्य के रूप में यहाँ पर आपको शामिल हुआ है। ठीक है, सबसे नया और स्थायी सदस्य के रूप में यहाँ पे ईरान एससीओ में शामिल हो गया है। आयोजन भारत के द्वारा किया गया था, वर्चुअल किया गया था एससीओ का। देखा जाए तो यहाँ पर एससीओ के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, फिर देखेंगे इसमें भारत के हित क्या क्या हैं। एक संगठन के तौर पे देखा जाए कई सारे पहलू आपको पता होने चाहिए। जब भी ऐसी चीजें चर्चा का विषय हो तो यहाँ पर संगठन के बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए। बात करें एससीओ को, यहाँ पर 2001 में बनाया गया था। यह एक अस्थायी अंतरराष्ट्रीय संगठन है और यह क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता बनाए रखने के लिए काम करता है। देखा जाए तो एससीओ जो है यूरेशियाई क्षेत्र में एक राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य यहाँ पर गठबंधन है और इसे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो के प्रतिकार के रूप में भी एक संगठन के तौर पर देखा जाता है। यह आर्थिक और सुरक्षा ब्लॉक यहाँ पर देखा जाए इसके प्रमुख पक्ष हैं। यह सबसे बड़े अंतर क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यहाँ पर उभरा है। वर्तमान समय में देखे जाएं तो इसके कई पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं जिनमें से अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। फाइनली यहाँ पर ईरान जो है ये आपको पर्यवेक्षक से यहाँ पर अस्थायी सदस्य में कन्वर्ट हो गया, तो ये यहाँ पर अब इसका स्थायी सदस्य बन चुका है। तो इसे हम पर्यवेक्षक राष्ट्र से यहाँ पे हटा देंगे। इसके अलावा कुछ देशों को संवाद भागीदार के रूप में भी शामिल किया गया है जिसमें अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, टर्की और यहाँ पर देखा जाए श्रीलंका आपको शामिल है। बात करें एससीओ के एक निकाय के तौर पर इसके संगठन, संरचना, मुख्यालय की, तो देखा जाए इस बीजिंग में इसका सचिवालय है। एससीओ का सचिवालय बीजिंग में है। ताशकंद में देखा जाए तो यहाँ पर क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना अर्थात आरटीएस की कार्यकारी समिति यहाँ पर कार्य करती है। आधिकारिक भाषा के तौर पर देखें तो चीनी और रूसी यहाँ पर आपको आधिकारिक भाषा है एससीओ की। और इसकी अध्यक्षता की बात करें सदस्य राष्ट्रों में 1 वर्ष के लिए यहाँ पर रोटेशन प्रणाली के आधार पर अध्यक्षता प्रदान की जाती है। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं भारत और इसके हित के संदर्भों में कि भारत का देखा जाए तो यहाँ पर क्या क्या हित हैं एससीओ में शामिल होने से। सबसे पहली बात, एससीओ जो है रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण यूरेशियाई क्षेत्र है, अर्थात जिसमें रशिया जो यूरेशिया का भी पार्टिसिपेट करता है। आपको बाकी कुछ देश यहाँ पे पर्यवेक्षक राष्ट्रों के तौर पे हैं। भारत, चाइना जैसे देश आपको एशिया का यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हैं।
इसके अलावा भारत को आधिकारिक दृश्यता प्रदान करना, एससीओ को भारत के यूरेशियाई सुरक्षा समूह के अभिन्न अंग के रूप में धार्मिक उग्रवाद और आतंकवाद से उत्पन्न ताकतों को बेअसर करने में यहां पर सक्षम बनाता है। बात करें यहां पर तो 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग यहां पर स्थापित करता है एससीओ के माध्यम से, जिसमें व्यापार, परिवहन लिंक निर्माण, पारंपरिक और गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरों से निपटना, ऊर्जा जैसे यहां पर सभी विकल्पों को यहां पर इसमें भारत के पक्ष में, अर्थात भारत के लिए ये सभी पक्ष यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंस हैं और ये यहां पर एससीओ के माध्यम से उसके लिए जरूरी एक पहलू है। ये सभी देखा जाए उपरोक्त एससीओ के माध्यम से यहां पर भारत प्राप्त कर सकता है। इन सभी पक्षों की बेहतर स्थिति हो सकती है, ऊर्जा सुरक्षा प्रदान हो सकती है, इंटरकनेक्टिविटी यहां पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भारत का बेहतर हो सकता है और न सिर्फ भारत का बेहतर हो सकता है बल्कि यहाँ इंटरकनेक्टिविटी अन्य देशों के साथ भी यहाँ पर अच्छी हो सकती है। व्यापार बेहतर हो सकता है और साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो गैर और पारंपरिक सुरक्षा खतरों से भी यहाँ पर निपटने में सहयोग यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बदलती हुई जो भू राजनीतिक एक स्थिति है उसके बारे में भी यहाँ पर देखें। बदलती हुई जो भू राजनीतिक स्थिति है इसमें अफगानिस्तान ने अमेरिका की असम्मानजनक निकासी, मध्य एशिया क्षेत्र में चीनी प्रभाव, निवेश के लिए स्थान उपलब्ध यहाँ पे कराता है। तो एक तरीके से देखा जाए भारत निवेशक स्थितियां यहाँ पर बेहतर हो सकती हैं। चीन पाकिस्तान की रणनीति यहाँ पर देखा जाए बहुत ज्यादा मजबूत हुई है द्विपक्षीय संबंधों को, और ऐसी स्थिति में देखा जाए तो वैश्विक मंच पर यहाँ पर भारत और मुखर हो सकता है और ऐसी स्थिति में भारत यहाँ पे एससीओ का फायदा जो होता है अपने पक्ष में करने के दृष्टिकोण से इन पर दबाव बनाने के लिए एक संगठन का प्रयोग कर सकता है। यूक्रेन युद्ध के आलोक में रूस के साथ पश्चिम के संबंध अपने सबसे खराब स्तर पर हैं, जबकि बीजिंग ने मॉस्को के साथ नो लिमिट दोस्ती की घोषणा कर दी है। तो भू राजनीतिक स्थितियां भी देखा जाए तो बदली हैं। अमेरिका रशिया के संबंध अच्छे नहीं रहे, रशिया चाइना के करीब आ चुका है। पाकिस्तान का यहां पर गठबंधन जो है रशिया और चाइना के साथ बेहतर होता जा रहा है और इसके कारण यहां पर देखा जाए तो राजभू एक स्ट्रेटजी जो है वो भारत के पक्ष में यहां पर दिखाई नहीं देती है। इसके अलावा ईरान जो है सऊदी अरब के साथ राजनयिक संबंधों को फिर से स्थापित करने के लिए चीन की मध्यस्थता में एक समझौते पर भी यहाँ पे हस्ताक्षर करेगा। तो काफी सारी चीज बदली हुई है। राजनीति देखा जाए वैश्विक स्तर की काफी चेंज हुई है और इस दौरान यहाँ पर एससीओ जो है वो अलग तरीके के प्रभाव यहाँ पर आपको इसका एक संगठन के तौर पर दिखाई देता है। इसमें एक चीज और यहाँ पे देखिए 2023 में पाकिस्तान ईरान सीमा पर एक बाजार खोला गया, जबकि इस दौरान दोनों देशों के मध्य संबंध जो है वर्षों से अच्छे नहीं रहे हैं। तो एक तरफ यहां पर देखा जाए ऐसे देश भी यहां पर एक साथ आ रहे हैं जिनके संबंध यहां पे अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान और साथ ही साथ ईरान। चीन के लिए एससीओ में ईरान का होना अपनी प्रचुर ऊर्जा जरूरतों को देख लिए हुए अच्छी खबर है। 2021 में बात करें चीन और ईरान ने तेल सहित 25 साल के यहां पर एक सहयोग क्षेत्र पर भी समझौता किया था, जो दिखाता है कि भारत से ज्यादा ईरान अब चाइना को यहां पर तवज्जो दे रहा है। रूस के लिए बात करें तो उसके करीबी क्षेत्रीय सहयोगी बेलारूस के दायित्वों के ज्ञापन में हस्ताक्षर करने की संभावना है, जिसके बाद पूर्ण सदस्यता भी यहां पर बेलारूस को भी एससीओ में मिल सकती है। तो यहां पर ऐसे देश यहां पर एससीओ का सदस्य बन चुके हैं जो कि देखा जाए तो भारत के लिए यहां पर समस्याप्रद है। साथ ही भारत के जो संबंध है देखा जाए ना तो चाइना से उतने अच्छे हैं, ना ही पाकिस्तान से अच्छे हैं। ईरान के साथ, रसिया के साथ जो संबंध एक समय काफी अच्छे थे वो भी देखा जाए तो आपको उथल पुथल की स्थिति में बने हुए। तो ओवरऑल भारत को एससीओ का प्रयोग कैसे करना है, उसे अपने पक्ष में कैसे करना है, इस मंच का प्रयोग देखा जाए अपने रणनीतिक ऊर्जा जरूरतें लाभ के लिए करने के लिए अपनी यहां पर विदेश नीति, अपनी कूटनीति को यहां पर बेहतर बनाना होगा। आगे बात करें कुछ और पक्षों को लेकर के, इसकी समय रेखा कैसे गठन हुआ, कब यहां पर इसका निर्माण हुआ, कौन से सदस्य में कब शामिल हुए। तो 1996 में अगर हम बात करें तो चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान ने मिलकर के यहां पे संघाई 5 ग्रुप का यहां पर गठन किया था। 2001 में देखा जाए तो उज्बेकिस्तान यहां पर इसमें शामिल हुआ और समूह का नाम बदलकर कर दिया गया संघाई सहयोग संगठन। बात करें 2000 में हस्ताक्षर किए गए चार्टर 2003 पूरी तरीके से लागू हो गया और इस चार्टर में व्यापार, संपर्क, आतंकवाद का मुकाबला करने पर यहां पर केंद्रित हुआ। तो संघाई सहयोग संगठन का चार्टर 2003 में लागू हुआ। इसके बाद 2017 में बात करें तो भारत और पाकिस्तान देखा जाए तो एससीओ में यहां पर सदस्य बने और 2023 में देखा जाए तो ईरान इसमें शामिल सबसे नया सदस्य है। तो ये है यहां पर एससीओ के बारे में। जब भी आप पढ़ें किसी संगठन के बारे में तो इसके सभी पक्षों, वर्तमान की स्थिति और जीएस का जो टॉपिक है उन सभी पक्षों को यहां पर जरूर देखें। अब देखा जाए तो आप यहां पर इस पे एससीओ से रिलेटेड कोई भी टॉपिक को यहां पर आप आसानी से आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं, उसके फैक्चुअल डेटा का आंसर भी दे सकते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे प्रोजेक्ट चीता को लेकर है। देखा जाए प्रोजेक्ट चीता जो है अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लगातार देखा जाए कूनो नेशनल पार्क में चीतों की यहाँ पर संख्या जो होती है लगातार गिर रही है, नए डेथ केसेस यहाँ पर आ रहे हैं। तो समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि प्रोजेक्ट जो चीता है इससे संबंधित क्या घटनाक्रम है, भारत में प्रोजेक्ट चीता को लेकर क्या क्या प्रावधान है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो चर्चा का विषय है कि भारत में हाल ही में भारत के मध्य प्रदेश में स्थित कूनो वन्यजीव अभयारण्य में चीता पुनः वापसी परियोजना के तहत यहां पर इसका उपयोग किया जा रहा था, जिसमें रेडियो कॉलर के कारण चीतों की गर्दन पर घाव और सेप्टिसीमिया अर्थात बैक्टीरिया के द्वारा संक्रमण के मामले देखे गए। इस स्थिति को देखते हुए भारत और अफ्रीका में कॉलर की प्रथाओं से सुपरिचित विशेषज्ञ यहां पर आपको काफी चिंतित हैं। तो यहां पर रेडियो कॉलर क्या है, इसके कारण यहां पर जो डेथ केसेस हुई हैं उसके बारे में जानेंगे। कूनो नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट चीता के संदर्भ में भारत में क्या प्रयोग किए गए हैं, क्या योजनाएं क्या हैं इसके पीछे, प्रोजेक्ट चीता क्या है, इसके पक्षों को भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा समसामयिक घटनाक्रम, उसके बाद फिर जीएस के टॉपिक पर आएंगे। तो रेडियो कॉलर की बात करें तो रेडियो कॉलर का उपयोग जंगली पशुओं पर नजर बनाए रखने के लिए, उनका अन्वेषण करने के लिए किया जाता है। ये छोटे रेडियो ट्रांसमीटर होते हैं जो एक कॉलर के रूप में यहां पर लगाए जाते हैं। यह कॉलर पशुओं के व्यवहार, प्रवासन, जनसंख्या की गतिशीलता संबंधी डेटा प्रदान करने में यहां पर काफी सहायता करते हैं। देखा जाए इसके माध्यम से अतिरिक्त जानकारी अर्थात जीपीएस अथवा एक्सेलेरोमीटर का भी यहां पर प्रयोग किया जा सकता है। कॉलर का डिजाइन इस प्रकार किया जाता है कि वे पशुओं के लिए उपयोग में हल्के और आरामदायक हों। इसके साथ साथ ऐसे में किसी भी प्रकार की चोट अथवा संक्रमण जैसे संभावित जोखिमों और चुनौतियों पर विचार करने की यहां पर किए जाने की आवश्यकता है। तो ये तो रेडियो कॉलर का उपयोग और स्थिति है। रेडियो कॉलर को लेकर अगर बात करें कि समस्या क्या है, तो देखिए यहां पर गर्दन के घाव, सेप्टिसीमिया की स्थिति जो देखने को मिल रही है, इसमें कूनो अभयारण्य में 2 चीतों की रेडियो कॉलर से गर्दन पर घाव के कारण उनकी सेप्टिसीमिया होने और उससे उनकी डेथ होने की यहां पर स्थिति बताई गई है। येटन, ओवेन, एल्टन और फ्रेडी सहित चीतों को इसी प्रकार की चोट और जख्म यहां पर इनमें देखे गए हैं और इस कारण से लगातार ये एक ऐसा विषय बन गया है जिस पर यहां पर चर्चा करनी बहुत जरूरी हो गई है। आइए बात करते हैं यहां पर प्रोजेक्ट चीता संबंधित कुछ पहलुओं को लेकर के। भारत में इसे कब शुरू किया गया, तो वर्तमान समय देखिए भारत में जो चीता पुनः वापसी परियोजना रही औपचारिक रूप से 17 सितंबर 2022 को प्रारंभ हुई और इसका उद्देश्य यह था कि वापस से भारत में चीतों की आबादी को बहाल करना। 1952 में देखा जाए तो भारत में ये जो चीते हैं ये पूरी तरीके से विलुप्त हो चुके थे और इस परियोजना में दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया से मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान में चीतों का हस्तांतरण शामिल है। देखा जाए पुनः वापसी प्रक्रिया के तहत 20 रेडियो कॉलर वाले चीतों को दक्षिण अफ्रीका से 12 और नामीबिया से 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में स्थानांतरित किया गया था। मार्च 2023 की बात करें तो भारत ने नामीबिया से स्थानांतरित 8 चीतों में से 4 शावकों को यहां पर उन्होंने जन्म दिया और चीतों को एक क्वारंटाइन अवधि से गुजरना पड़ा। फिर उन्हें बाड़े के अनुकूल यहां पर देखा है, बड़े अनुकूलन बाड़ों से यहां पर स्थानांतरित किया गया, बड़े अनुकूलन क्षेत्रों में। वर्तमान में 11 चीते स्वतंत्र अवस्था में हैं, 1 शावक सहित 5 चीते क्वारंटाइन बाड़ों में हैं। समर्पित निगरानी दल स्वतंत्र रूप से घूमने वाले चीतों की 24 घंटे यहां पर निगरानी सुनिश्चित करते हैं। तो एक जो प्रक्रिया है वर्तमान समय अपनाई जा रही वो इसके पक्षों को हमने देखा। मृत्यु दर की वर्तमान समय बात करें तो कूनो नेशनल पार्क में प्राकृतिक कारणों से 8 चीतों की मौत हुई है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के प्रारंभिक विश्लेषण से यह संकेत मिलता है कि मौतें बेसिकली प्राकृतिक थीं और ये रेडियो कॉलर जैसे अन्य कारकों से संबंधित यहाँ पर नहीं थी। तो ये बताया गया है कि बेसिकली यहाँ पर ये सेप्टिसीमिया, घाव इत्यादि संबंधी रेडियो कॉलर की समस्या नहीं है, इनकी डेथ का रीजन नेचुरल है। परियोजना के कार्यान्वयन और चुनौतियां क्या हैं, तो उनके पक्षों को अगर हम देखें तो इस परियोजना में देखा जाए तो एनटीसीए के द्वारा मध्य प्रदेश वन विभाग, भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के चीता विशेषज्ञों के साथ सहयोग करके पूरी परियोजना को कार्यान्वयन किया जा रहा है। एक तरीके से कह सकते हैं राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग स्थापित है इस प्रोजेक्ट चीता को यहां पर सफल बनाने के लिए। देखा जाए तो प्रोजेक्ट चीता को और इससे संबंधित कुछ अन्य विशेष फैक्ट पर आपको ध्यान देना चाहिए। बात करें चीते के बारे में तो ये सामान्य नाम जो होता है इन्हें हम एशियाई चीते के नाम से जानते हैं। इनका वैज्ञानिक जो नाम है एसिनोसिक्स जुपेटस है और
इसमें एशियाई जो चीता है उसे हम एसिनोसिक्स जुबेटस जुबेटस कहते हैं और अफ्रीकी चीतों को हम एसिनोसिक्स जुबेटस वेनाटिक्स यहां पर कहते हैं। तो ये उनके यहां पर वैज्ञानिक नाम है। विशेषताओं की बात करें तो विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला यहां पर स्तनधारी चीता है। अपनी क्षमता के बजाय गति के लिए यहां पर ये ज्यादा जाने जाते हैं। शिकार का पीछा करते हुए केवल 200 से 300 मीटर के लिए करीब 1 मिनट से कम अवधि यहां पर ये 1 मिनट से कम अवधि में यहां पर आपको देखा जाए तो आप 200 से 300 मीटर को ये कवर कर सकते हैं। शेर, लकड़बग्घे और तेंदुए जैसे अन्य शक्तिशाली शिकारियों से प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए चीते मुख्य रूप से दिन के दौरान यहां पर अपना शिकार करते हैं। तो देखा जाए तो मोस्टली ये अन्य कैट प्रजातियों से थोड़े से कमजोर होते हैं और इसके कारण यहाँ पर देखा जाए तो इनकी डेथ रेसेस भी आपको बढ़ती है। कई बार शेर इत्यादि जैसे चीते इत्यादि हैं वो भी इनका यहाँ पर शिकार कर लेते हैं। अफ्रीकी चीता और एशियाई चीता के मध्य यहाँ पर अंतर की स्थिति को देख लीजिए। अफ्रीकी जो होते हैं वो हल्के भूरे होते हैं, सुनहरे रंग की त्वचा जो होती है। एशियाई चीतों से मोटी, चेहरों पे धब्बे, रेखाओं की प्रधानता, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पूरे अफ्रीका महाद्वीप में देखा जाए तो अफ्रीकी चीते आपको पाए जाते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में स्थिति इनकी जो है वो सुभेद्य है, वर्नेबल की श्रेणी में आते हैं अफ्रीकी चीते। एशियाई जो हैं अफ्रीकी चीतों से थोड़े छोटे, हल्के पीले रंग के त्वचा, शरीर के नीचे विशेष रूप से पेट पर यहां पर अधिक बाल की स्थिति आपको देखी जाती है। बात करें केवल ईरान में पाए जाने वाले हैन देश के द्वारा यह दावा किया जाता है कि अब यहां केवल 12 चीते ही आपको शेष हैं। जो एशियाई चीते हैं वो सिर्फ ईरान में हैं। 1992 में बात करें तो एशियाई चीते को आधिकारिक रूप से भारत के विलुप्त यहां पर घोषित कर दिया गया है और IUCN के रेड लिस्ट की स्थिति यहां पर घोर संकटग्रस्त की श्रेणी में यहां पर एशियाई चीतों को शामिल किया जाता है। तो ये है यहां पर एशियाई चीते प्रोजेक्ट चीता संबंधित यहां पर भारत सरकार की योजना और उससे संबंधित यहां पर वर्तमान घटनाक्रम, समसामयिक घटना के साथ साथ यहां पर GS से संदर्भित प्रोजेक्ट चीता और उससे संबंधित यहां पर IUCN की रेड लिस्ट। अब बात करते हैं यहां पर ऐसे ही एक सूचकांक के बारे में जिसको हम हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 के नाम से यहां पर जानते हैं। देखिए यहां पर हाल ही में 2023 में ये सूचकांक यहां पर जारी किया गया और इसमें बताया गया कि जो भारतीय पासपोर्ट है वो 2022 में 87वें स्थान की तुलना में 7 पायदान चढ़ करके यहां पे 80 स्थान पे पहुंच गया है। देखा जाए तो इसके चारकों में 57 देशों को वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा प्राप्त हो गई है। इसके नागरिकता और निवास यहां पर आपको संबंधी यहां पर आधार बनाकर हेनले और पार्टनर्स के द्वारा यहां पर इसे संकलित किया जाता है और प्रकाशित किया जाता है। तो जैसा कि यहां पे नाम है हेनले पासपोर्ट सूचकांक, तो इसे जारी कौन करता है? हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा संकलित और जारी किया जाता है। बात करें यहां पर इस सूचकांक के संदर्भित कुछ तथ्यों के बारे में। भारत की रैंक ध्यान रखिएगा, वर्तमान समय कितनी है? 80वीं रैंक है 2023 के आधार पर। हेनले पासपोर्ट जो सूचकांक है एक वैश्विक बैंकिंग प्रणाली है जो विश्व भर में सभी यहां पर देखा जाए तो पासपोर्ट्स का मूल्यांकन करती है उनके यात्रा स्थलों की संख्या के आधार पर। साथ ही जो धारक है पूर्व वीजा की आवश्यकता के बिना यात्रा कर सकते हैं, इसका भी यहां पर आकलन किया जाता है। यह सूचकांक 199 विभिन्न पासपोर्ट और 227 यात्रा स्थलों को शामिल करके यहां पर यह रैंकिंग प्रदान की जाती है। देखा जाए तो हेनले पासपोर्ट यहां पर इंडेक्स के संदर्भ में जो फैक्ट आपको निकल के आते हैं, चलिए देखे जाए तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो होता है इसे हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है और इसका आकलन देखा जाए तो कितने देशों तक आपकी वीजा मुक्त पहुंच है, किस देश के पासपोर्ट्स की, कहां पर आपको देखा जाए कोई देश कितने देशों को अपने देश में वीजा मुक्त होकर प्रवेश देने की यहां पे अनुमति देता है। इनमें से देखा जाए 97 में से भारत 94वें स्थान पर, केवल 4 देशों को वीजा मुक्त पहुंच की सुविधा यहां पर वो प्रदान करता है। सर्वाधिक उदार देश की बात करें तो शीर्ष 20 में सबसे उदार देशों में कंबोडिया को छोड़कर मुख्य रूप से छोटे द्वीपीय राष्ट्र और अफ्रीकी राज्य यहां पर आपको शामिल है। असाधारण उदारता वाले देशों की बात करें तो ऐसे देशों की संख्या विश्व में 12 है जो विश्व के सभी 198 पासपोर्ट अपने पासपोर्टों को छोड़कर वीजा मुक्त वीजा ऑन अराइवल का यहां पर प्रवेश देते हैं। अर्थात कि यहां पर आप ऐसे देश में वीजा आप लेकर पहुंच जाइए, वो तुरंत आपको वहां पर पासपोर्ट और बाकी सारी चीजें सहूलियतें प्रोवाइड करा देंगे, आप आसानी से उनके यहां ट्रैवल कर सकते हैं।
इनमें बुरुंडी, कोमोरो द्वीप समूह, जिबूती, गिनी बिसाऊ, मालदीव, माइक्रोनेशिया, मोजाम्बिक, खड़ा समोआ, सेशल्स, तिमोर लेस्ले, तुवालू सबसे कम खुलेपन और उदारता वाले ये सारे देश यहाँ पर देखा जाए तो आपको मोस्टली आपको उदारता वाले देशों में आते हैं। इसके अलावा जो सबसे कम आपको खुलेपन या उदारता वाले देश में है तो अफगानिस्तान है, उत्तर कोरिया है, पापुआ न्यू गिनी और तुर्कमेनिस्तान है, जहां पर आपको आसानी से आप एंटर नहीं कर सकते हैं इत्यादि चीज़ों को लेकर के। यहाँ पर बहुत ही कम यहाँ पे अनुमति है या अनुमति यहाँ पर बेसिकली आपको नहीं दी जाती है ऐसे वीज़ा ऑन अराइवल और अन्य तरह की चीज़ों को लेकर के। वैश्विक रैंकिंग की चलिए बात कर लेते हैं। शीर्ष स्थान पर वर्तमान समय देखिए तो सिंगापुर है, जिसके पासपोर्ट अपने नागरिकों को विश्व भर में 227 देशों में यहाँ पर यात्रा करने के संदर्भ में यहाँ पे मुक्त पहुँच की सुविधा प्रदान करता है। साथ ही रिपोर्ट जारी होने के पहले 5 वर्षों तक हेलने पासपोर्ट सूचकांक में जापान यहाँ पर शीर्ष पर था। तो पहले जापान था, इस बार लेकिन यहाँ पे आपका सिंगापुर है। इसके अलावा उपविजेता आपको सेकंड पे है जर्मनी, थर्ड स्पेन, इटली, चौथे पे स्पेन। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आपको ये सारे यहाँ पे सेकंड स्थान पे हैं, जर्मनी, इटली, स्पेन आपको सेकंड स्थान पे हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, दक्षिण कोरिया, स्वीडन के साथ जापान, यहाँ पर आपको ये सारे देशों की रैंकिंग एक साथ तीसरे नंबर पे है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान गिरावट पिछले 1 दशक में है और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान यहाँ पर देखा जाए तो 2 स्थान गिरकर यहाँ पर देखा जाए तो यूएसए की रैंकिंग इस पासपोर्ट सूचकांक में 8वें स्थान पर है। तो रैंकिंग को लेकर के यहाँ पे देखा जाए फैक्चुअल डेटा यहाँ पर एज ए क्वेश्चन आता है। आते हैं आज के अपने अंतिम टॉपिक में, जिसमें हम आयोग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आयोगों को लेकर देखिए चर्चा का विषय इसलिए रहता है कि नीति आयोग के द्वारा देखा जाए कई सारे सूचकांक जारी किए जाते हैं और इस कारण से यहाँ पर ये लगातार चर्चा का विषय बना रहता है। भारत की एक थिंक टैंक के रूप में भी काम करती है। तो आइए यहाँ पे समझते हैं नीति आयोग से संदर्भित पक्षों के बारे में। सबसे पहले नीति आयोग का क्या आपको फुल फॉर्म पता है? तो देखिए यहाँ पे इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इस आयोग के यहाँ पर देखे जाए तो अभिकांत कांत यहाँ पे इस योग का पद छोड़ने वाले हैं और उनकी जगह पे पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के पूर्व सचिव परमेश्वरन जो हैं वहां पर इसकी अध्यक्षता करेंगे। पृष्ठभूमि की यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 2015 को एक नए संस्थान नीति आयोग को यहाँ पर स्थापित किया गया था, जो कि सहकारी संघवाद पर यहाँ पर आधारित था, जिसमें यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर के बनाया गया एक संगठन था और इसमें अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार की परिकल्पना को यहाँ पर आधार बनाया गया था। बॉटम अप दृष्टिकोण पर यहाँ पर ज्यादा जोर यहाँ पर नीति आयोग में दिया गया है। इसमें देखे जाए तो 2 भाग हैं। पहला टीम इंडिया हब जो राज्यों और केंद्र के बीच यहाँ पर इंटरफेस का काम करता है, वहीं दूसरा ज्ञान और नवोन्मेष हब जो नीति आयोग के थिंक टैंक के रूप में यहाँ पर आपको काम करता है। बात करें यहाँ पर इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के संदर्भ में तो यहाँ पर आइए देखते हैं। उपाध्यक्ष के संदर्भ में प्रधानमंत्री यहाँ पर इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। उपाध्यक्ष यहाँ पर देखे जाएं तो वो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा इसमें एक संचालन परिषद होती है। संचालन परिषद में देखें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। इसके साथ साथ इसमें एक क्षेत्रीय परिषद भी होती है। क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्री या फिर अन्य यहाँ पर उपराज्यपालों की यहाँ पर बैठक के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पे तदर्थ सदस्यता भी होती है, जिसमें यहाँ पर देखा जाए तो अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से बारी बारी से 2 पदेन यहाँ पर आपको देखा जाए जो सदस्य होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। पदेन सदस्यता जो होती है प्रधानमंत्री के द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य यहाँ पर इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ जो होता है वो भारत सरकार का सचिव, जिसे प्रधानमंत्री के द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए यहाँ पे नियुक्त किया जाएगा। इसके साथ साथ विशेष आमंत्रण भी दिया जाता है जो प्रधानमंत्री के द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ यहाँ पर हो सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर नीति आयोग का ये संयोजन है। यहाँ पे देखिए नीति आयोग को से 7 पिलर्स पर यहाँ पर जो काम करता है नीति आयोग इज बेस्ड ऑन 7 पिलर्स ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस। ठीक है, तो क्या है ये 7 पिलर? पहला है प्रो पीपुल, अर्थात यहाँ पर कि सभी यहाँ पर सोसाइटी में रहने वाले व्यक्तिगत जो लोगों की यहाँ पर व्यक्तिगत स्थितियों को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना है। प्रोएक्टिविटी, अर्थात कि आपको यहाँ पर जो भारतीय नागरिक हैं उनके प्रति यहाँ पर उनका अनुमान लगाना, उनके रिस्पांस, उनकी प्रतिक्रिया
क्या हो सकता है, क्या उनकी ज़रूरतें हैं, कैसे उनको पूरा किया जाता है, इन सारी चीज़ों को पता करना। पार्टिसिपेशन, यहाँ पे सहयोगिता, यहाँ पर भागीदारी बढ़ाना है सिटीजन के साथ मिलकर के। एम्पावरिंग अर्थात कि यहाँ पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इंक्लूजन ऑफ ऑल अर्थात जिसमें हम सभी वर्गों, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटीज, गरीब, गांव, किसान, सभी को यहाँ पर देखा जाए तो उनको समावेशी विकास के दृष्टिकोण से उनको शामिल करना है। इक्वलिटी अर्थात समानता को बढ़ावा देना है, सभी यूथ को यहाँ पर एक अवसर की यहाँ पर सुलभता सुनिश्चित करना। और ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर उसको पारदर्शी बनाना। तो ये 7 पिलर हैं जो नीति आयोग यहाँ पर जिस पर काम करता है। अंतिम यहाँ पर चलिए कुछ पक्षों को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए नीति आयोग के द्वारा वर्तमान समय में कौन कौन सी यहाँ पर पहले संचालित की जाती हैं, कौन कौन से सूचकांक यहाँ पर लेकर आए जाते हैं। देखिए यहां पर आपको वर्तमान समय में नीति आयोग के द्वारा कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि नीति आयोग किन किन सूचकांकों को जारी करती है, तो वो देख लीजिए। SDG इंडिया इंडेक्स, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, अटल इनोवेशन मिशन, 7 परियोजना, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, जिला अस्पताल सूचकांक, स्वास्थ्य सूचकांक, कृषि विपणन और किसान हितैषी सुधार सूचकांक, भारत नवाचार सूचकांक, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स और सुशासन सूचकांक, ये सारे सूचकांक यहां पर नीति आयोग के द्वारा जारी किए जाते हैं। बात करें कि यहां पर उद्देश्य क्या है नीति आयोग के, इसको स्थापित करने के पीछे से पक्षों की, तो सबसे पहले देखिए राज्यों के साथ मिलकर के निरंतर आधार पर संरचित समर्थन पहल और तंत्र के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, मजबूत राज्य के लिए यहां पर एक संयोजन स्थापित करना, एक राष्ट्र को ऐसा राज्यों के साथ मिलकर के एक मजबूत राष्ट्र को निर्माण करना। इसके अलावा ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं को बनाने के लिए यहां पर एक तंत्र को विकसित करना, सरकार के उच्च स्तरों पर उत्तरोत्तर एकत्रित करके यहां पे सुनिश्चित करने का प्रयास करना, विशेष रूप से संदर्भित क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को आर्थिक रणनीति और नीतियों को यहां पे शामिल करना। इसके साथ साथ समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जिन्हें आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभ ना मिल रहा हो, जोखिम हो, ऐसे प्रमुख हितधारकों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समान विचारधारा वाले थिंक टैंकों के साथ नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच सलाह प्रदान करना, भागीदारी को प्रोत्साहित करना। तो देखा जाए तो नीति आयोग लगभग हर एक पक्ष पर केंद्रित है, जहां पर एक मजबूत राष्ट्र की परिकल्पना है, राज्यों के साथ मिलकर के काम करना है, गांव से लेकर के शहरों तक की उनकी आवश्यकताओं को समझना है, अग्रणी औद्योगिक संस्थानों के साथ मिलकर के काम करना है, ऐसी नीतियों का निर्माण करना है जिससे लोगों के विकास को यहाँ पर सुनिश्चित किया जा सके। ये सभी उद्देश्यों के साथ आपको नीति आयोग काम करती है। इसके अलावा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ चिकित्सकों अन्य भागीदारी के सहयोगी समुदाय के माध्यम से ज्ञान और नवाचार उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, एक तरीके से देखा जाए तो स्टार्टअप्स को डेवलप करना, एजुकेशनल प्रोग्रेस को यहाँ पर बढ़ाना, यूनिवर्सिटीज और अन्य तरीके के यहाँ पर कोलैबोरेशन को स्थापित करना। इसके साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पर अपने विकास एजेंडे को कार्यान्वयन करने, तेजी लाने, अंतर क्षेत्रीय अंतर विभागीय मुद्दों का समाधान करने के लिए यहाँ पे मंच प्रदान करना। तो एक तरीके से जो कि संयोजन स्थापित नहीं हो पाता है कई बार सरकार के मध्य, विभाग से विभाग, मंत्रालय से मंत्रालय, केंद्र से राज्यों के मध्य, तो ऐसे यहाँ पर थिंक टैंक ऐसे मंच के रूप में भी काम करेगा जो इस गैप को यहाँ पर खत्म करे। इसके साथ साथ आधुनिक संसाधन केंद्र बनाए रखने, न्याय संगत विकास, सुशासन, सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुसंधान, संग्रह इत्यादि जैसे पक्षों पर भी यहाँ पर यह काम करता है। तो देखा जाए तो एक विशेष पहल, एक कह सकते हैं कि भारत को विभिन्न पक्षों के साथ यहाँ पर लेकर आगे बढ़ना, जैसे हमने जो 7 पिलर्स देखे वही आप समझ लीजिए इनके उद्देश्य हैं जिस पर यहाँ पर नीति आयोग स्थापित है और अपने कार्यों को अंजाम दे रही है। इन फ्यूचरिस्टिक दृष्टिकोण से यहां पर अगर हम देखें नीति आयोग की भूमिका कैसी होनी चाहिए, तो देखिए तो नियोजन निकाय को आवश्यक शक्तियों से लैस करना ताकि यह परिवर्तन को प्रभावित कर सके। तो नीति आयोग को और ज्यादा यहां पर शक्तियां देनी चाहिए ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सके। पर्याप्त संसाधनों को यहां पर आवंटित करना चाहिए। लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थता के लिए विधायिका के प्रति कानूनी रूप से यहां पर इन्हें जवाबदेह बनाया जा सकता है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि नियोजन निकाय एक गैर पक्षपाती संस्था बनी रहे, ऐसा ना हो कि यह सिर्फ केंद्र सरकार के पक्ष में होकर काम करे। नौकरशाही की जड़ता को हिलाने की जरूरत है, इसमें विशेषज्ञता प्रदर्शन के आधार पर जवाबदेही भी तय करने की यहाँ पे जरूरत है। अगर इन पक्षों को यहाँ पर लेकर काम करे तो नीति आयोग एक बेहतर संस्थान के रूप में यहाँ पर काम कर सकती है।
तो माइंड मैप के इस पहले सेशन में आज हमने यहां पर 4 महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस किया है। आप ऐसे ही अपने पढ़ने की रणनीति को विकसित करें, ऐसे ही प्रॉपर नोट्स बनाएं, विभिन्न पक्षों को एक इंटीग्रेटेड वे में पढ़ने का तरीका इसे बनाकर रखें, जहां पर हम समसामयिक घटनाक्रम को यहां पर जीएस के टॉपिक साथ इंटरलेट करना, प्री के साथ साथ यहाँ पे मेंस ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को भी लेकर चलना। तो आज के सत्र में इतना ही, नेक्स्ट सत्र में मिलेंगे ऐसे ही कुछ और विषयों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड लक। इसे सारे टॉपिक पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, प्रॉपर लेकर चलिएगा और हम आपको अगले टॉपिक में जिन टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे उसको यहाँ पर भी बनाते चलिएगा। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।